वेलकम बैक। साइकिल चलाइए, तवील सेहतमंद लंबी ज़िंदगी पाइए। ये ऐसा लग रहा है हम साइकिलें बेचने के लिए यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन एक्चुअली आपको ये कहने का मतलब ये है। वैसे अगर हम ये बेचना भी शुरू कर दें तो मैं फरा से यही बात कर रहा था कि इतनी महंगी हो चुकी है, कारोबार बुरा नहीं है। हाँ लेकिन साइकिल चलाना जो है, देखिए जैसे जैसे वही लाइफस्टाइल वापस जा रहे हैं जो पुराना है, जहाँ पे आप देखें कि लोगों के पास एक साइकिल होती थी और शराब की साइकिल होती थी, जब नहीं मिलती हमें। नहीं मिलती, इतनी सख्त और इतनी पायदार। हाँ, काले रंग की वो जो साइकिल है जिसपे मुख्तलिफ चीजें लगाई होती। आप उस साइकिल पे बैठे हुए हैं हमजा? बिल्कुल, ये सारी जो साइकिल्स हैं अब तो ऐसी जदीद साइकिल्स आ गई हैं, उसके अंदर इतने मॉडल्स हैं। हाँ, अब तो गियर्स हैं, अब तो मतलब अब तो वो साइकिल लगती नहीं, लेकिन वो जो असल साइकिल जो थी ना वो वही थी, पुरानी काली वाली साइकिल जिस पे कुछ जान भी लग रही होती थी ना, आपका जोर भी लग रहा होता था। खैर, अब साइकिल ले तो लें, आखिर फिर चलाएं कहाँ पे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा मसला। मेरे बेटे साइकिल लेके अंदर रखी हुई है और मैं उन्हें नहीं निकलने देती, इसलिए कि रोड पे लोग इतना बेहंगम तरीके से गाड़ी चलाते हैं। पेडिस्ट्रियंस के राइट्स का, साइकिलिस्ट के राइट का कोई ख्याल नहीं है, उन्हें कोई एहसास नहीं है कि ये भी इंसान है, इनका भी इस सड़क के ऊपर हक है। वो समझते हैं, गाड़ी वाले ये समझते हैं कि मेरा ज्यादा हक है, और उससे बड़ी गाड़ी वाला ये समझता है कि असल हक तो मेरा, असल हक मेरा, और उसको तो खौफ ही कोई नहीं है ना। तो सड़कों पर ये मौत बनकर दौड़ती गाड़ियों के दरमियान साइकिल चलाना खतरे को दावत देने के बराबर है, क्योंकि सड़कों पर ना तो पैदल चलने वालों के लिए कोई सहूलत है जिस तरह से फरा कह रही है, और ना ही साइकिल सवारों को कोई लिफ्ट कराई जाती है। और फिर अगर कोई लेन बना भी दी जाए, वहाँ पे आपको बाइक्स ऐसे मिलेंगी ना कि वो उधर है कोई मतलब का रश है, वो निकालेंगे उस लेन के अंदर और उस साइड पे चलते। और ये बाइक्स का मसला तो हमजा इतना बुरा है ना कि वो तो राइट लेफ्ट जो है उसको कुछ उसमें ख्याल नहीं करते। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं साइकिलिस्ट की और साइकिलिंग ट्रैक्स की, जिसमें लीड ली है शहर इक़्तिदार ने। CDA ने हमेशा कोशिशें की हैं कि इस तरह के मेयर्स जो हैं उनको किया रहे, क्योंकि लोग वहाँ पे ज़रा इन मामलात के बारे में सेंसिटिव भी हैं। हमने देखा कराची में, पहले हमने आपके साथ शेयर की थी इसी तरह से एक स्टोरी के, जहाँ पे एक लेन बनाई थी साइकिलिंग के लिए, जिसको साइकिलिस्ट ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि पार्किंग साथ है तो गाड़ियाँ ही हमें साइकिल चलाएंगे हम कि बार बार ब्रेक लगाएंगे। लोग उससे गुजर सकते हैं ना, क्रॉस कर सकते हैं, उन्होंने पार्क में जाना ही उसको क्रॉस करके। हाँ, लेकिन यहाँ पर किस तरह का साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है और इसकी कितनी ज़रूरत है, इस हवाले से बातचीत करेंगे हम और जानेंगे। डॉक्टर इफ्तिखार से, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नवीद इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि CDA के पार्क्स में साइकिलिंग ट्रैक बनाने के ये जो इक़दाम है, इससे कितना इनकरेज होंगे लोग जो कि साइकिलिंग के ज़रिए अपनी सेहत और अपनी तंदुरुस्ती में इजाफा करना चाहते हैं? जी वालेकुम सलाम, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपने बड़ी अच्छी समरी जो है वो बयान की है अभी, और उसमें जो है वो इस बात का जो आपने ज़िक्र किया है कि साइकिलिंग चलाना पाकिस्तान में जो है वो महफूज नहीं है, साइकिलिस्ट जो है उनको बहुत ज़्यादा ख़तरे दरपेश होते हैं। इसी के पेश नज़र जो है वो हमने इस्लामाबाद में अर्बन इनोवेशन और अर्बन प्लेटफॉर्म ने साइकिलिंग के लिए जो एडवोकेसी का आगाज़ किया, और जब हमने इसको स्टार्ट किया तो उसके बाद बहुत सारे पार्टनर्स हमारे साथ आके मिल गए, और उसमें जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, और इसके अलावा CDA ने भी सपोर्ट किया, और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो grana.com ने जो है वो हमें सपोर्ट किया इस काम के लिए। तो अभी इस बात की रियलाइजेशन आ गई है इस्लामाबाद के अंदर कि हमने जो है वो इस्लामाबाद को साइकिलिंग के लिए महफूज बनाना है। उसके लिए हम जो मुख्तलिफ इक़दामात कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ इक़दामात जो है वो हम एक संडे को जो है वो साइकिलिंग के लिए एक रोड डेडिकेट की है। उसके बाद हम ये करने जा रहे हैं CDA के साथ मिलके, जिसमें चीफ़ कमिश्नर और चेयरमैन CDA ने जो है वो अपनी भरपूर हमायत जो है वो हमें दिलाई है, और वो ये है कि हम इस्लामाबाद के अंदर डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक्स बनाएंगे, और जो चौक्स होंगे जहाँ पर क्रॉसिंग होगी वहाँ पर साइन बोर्ड्स होंगे। तो जो हम इस्लामाबाद में कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम जो पैदल चलने वाले और साइकिलिस्ट हैं उनको भी जो है वो उतनी ही अहमियत दें या उससे ज़्यादा अहमियत दें जो हम कारों को दे रहे हैं। और इसी प्रोग्राम ने आपने थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया था वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जैसे पाकिस्तान में हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं, इसी तरह जो दूसरा इशू आ रहा है हमारे शहरों में मोटराइज्ड व्हीकल बढ़ने के नतीजे में जो है वो एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है। तो और इसके अलावा तीसरी बड़ी बात, जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की मनी है वो रोड्स के ऊपर लगती जा रही है कारों पे। तो हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इन सारे मसाइल का हल जो है वो साइकिलिंग को प्रमोट करने में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कितना वक्त लग जाएगा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में? अगर हम पार्क्स की बात करें, पार्क्स में ट्रैक बना भी दिए गए तो वो साइकिलें उठा के तो नहीं सर पे लेके आ रहे होंगे, हमें हर सड़क पर जो है ये ट्रैक बनाना पड़ेगा। कितना वक्त दरकार है हमें? और वैसे डॉक्टर साहब, मतलब हॉलैंड के तो वज़ीर आज़म भी साइकिल पे जाते थे, हमारे ये ख्वाब कब पूरे होंगे?
जी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने भी बताया था कि वो भी जो है वो साइकिल पे ऑफिस जाया करेंगे, लेकिन वो हमारा ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो पाया। और लेकिन इससे ज़्यादा जो मैं अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपने की है कि ये सारा प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, तो ये सारा प्रोसेस जो है इसके कंप्लीट होने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट कर रहे हैं कि कुछ पार्क्स में हम जो है वो साइकिलिंग ट्रैक्स जो है वो डेडिकेट करेंगे और लोग जो हैं उन पे साइकिल चला सकेंगे। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात आपने की है वो बहुत अहम है कि क्या लोग अपनी वीगो में रख के साइकिल लाएं और आके उस ट्रैक पे चलाएं। तो उसके लिए हमें साइकिलिंग को एज अ मोबिलिटी और एज अ यूटिलिटी प्रमोट करना होगा कि आप अपने घर से ब्रेड लेने, अंडे लेने, आप अपने स्कूल जाना, ऑफिस जाना, वो साइकिल पे जा सकें। आप इमेजिन करें कि अगर आप ऑफिस में सुबह 15 to 20 मिनट साइकिल पे जाएं, 15 to 20 मिनट की आप राइड बैक करें, तो उसके नतीजे में सेहत पे कितने अच्छे असरात होंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने 8-10 साल पहले ये प्रोसेस स्टार्ट किया और आज तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमारा भी ये एक स्ट्रगल है जो जारी है और हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलके इसको आगे लेके जाएंगे। और इसमें अंदर हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें हमने ये मद्देनज़र रखा है कि इसमें हमारे जो अगर आप आथर्स देखें स्ट्रेटजी के, उसमें साइकिलिस्ट भी हैं, उसमें अर्बन प्लानर भी हैं, उसमें इकोनॉमिस्ट भी हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी हैं। तो ये अभी हम पिंडी में एक बच्चों के लिए रैली ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि आपका बेटा जो है वो साइकिलिंग करना चाहता है लेकिन जगह नहीं है, तो हम सराफा बाज़ार के अंदर जो है वो जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनकी सपोर्ट से इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और इसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी ने भी जो है वो इस्लामाबाद की तरह साइकिलिंग ट्रैक्स बनाने का जो है वो अंदिया दिया है और बाकी शहरों की तरफ से भी ये डिमांड्स आ रही हैं। तो आई थिंक इस्लामाबाद जो है उसने एक जो है वो रोड मैप दिया है बाकी शहरों को भी, और इसके ऊपर बिल्ड करके हमें एक लॉन्ग टर्म एफर्ट करनी है। छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डेडिकेटेड लेन्स की तरफ जाएंगे जिसमें कनेक्टेड लेन्स होंगी और हर आदमी जो है वो साइकिलिंग को सेफ समझ के साइकिलिंग कर सके। डॉक्टर साहब, एक हमारे यहाँ भी ये टाइम होता था कि जब सर्कुलर रेलवे चला करती थी और इस तरह की ट्रांसपोर्ट थी, मैस ट्रांजिट के मंसूबे मौजूद थे, तो लोग अपनी साइकिल जो है वहाँ पे खड़ी करते थे, उसको ताला लगाते थे और उसके ऊपर वो ट्रैवल करते थे। यूरोप में आज तक ये निज़ाम है और मैं बार बार इसकी बात करती हूँ। सिटी सेंटर्स में आप गाड़ियाँ लेके नहीं जा सकते, बाहर पार्किंग्स हैं, आप गाड़ियों पे आएँ, आप वहाँ खड़ा करें, या तो पैदल चल के जाएँ या मैस ट्रांजिट यूज़ करें, कोई बसें जो वहाँ पे जाती हैं, या फिर आप साइकिल जो है वो वहाँ से कॉइन डालें, साइकिल लें, उस पर आप अपना काम करें, आके वहाँ साइकिल खड़ी करें। हम क्यों नहीं इन चीज़ों को, हम इतने ज़्यादा तरक्की पसंद हैं, हम हर एक चीज़ में यूरोप मॉडल या दुनिया के मॉडल्स फॉलो करते हैं, चाइना मॉडल, कभी सऊदी अरब मॉडल, ये मॉडल अपनाते हुए हमें क्या मसला होता है? ये बड़ी अच्छी आपने बात की है और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री है साइकिलिंग के लिए। अगर हमने साइकिलिंग को प्रमोट करना होगा तो उसके लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इन्वेस्ट करना होगा कि आप ये नहीं कर सकते कि आप साइकिल जो है वो अपनी गाड़ी पे रख के चलाएं, जो है गाड़ी में रख के ले जाएं और थोड़ी देर साइकिल चलाएं फिर उसको गाड़ी में रख लें आप। हमने ये इसको कहते हैं कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कि आप सपोज़ अपने घर से निकल के, जैसे अभी भी हमने कुछ शहरों में जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा दी है, लेकिन अगर आप देखें तो अपने घर से लेके बस स्टॉप तक पहुंचने का जो फासला है वो अभी भी सेफ़ नहीं है। हमें अपने घर से लेके आप बस स्टॉप तक कैसे पहुँचें, बस स्टॉप से आपको जो है वो रेंट पे बाइक मिले जिससे आप लेके जो है वो अपने ऑफिस जा सकें। आप जो है वो ये कनेक्टेड है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकेबिलिटी और साइकिलिंग, ये तीनों जो हैं वो कनेक्टेड हैं। आप जब एक पे काम करते हैं तो बाकी दो पे भी काम आपको करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो पाकिस्तान में काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रोड्स के ऊपर हुआ है, अंडरपासेस पे हुआ है, और जो सारी प्लानिंग का पर्पस रहा है कि वो कार के लिए रोड कैसे वाइडन करें। हमें कारों के लिए रोड जो है उनको तंग करना पड़ेगा, हमें कारों जो हैं वो उनको ट्रैफिक के ऊपर लंबा अरसा रुकी रहें, इट्स ओके, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिलिस्ट जो हैं वो जल्दी से गुजर जाएं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और आपने हमारे साथ शेयर की वो तमाम खूबसूरत ख्वाब जो कि हम सबके मुश्तरका हैं, लेकिन उनकी ताबीर जो है वो कुछ जल्द दिखाई नहीं देती, मुश्किल भी बहुत और है। अर्बन जंगल, मुझे वो दरख्त कटता हुआ बहुत दुख होता है। एक दरख्त को बचा लेना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम बहुत अंडरपास बना रहे हैं और बड़ी तेज़ स्पीड। मुझे बड़ी खूबसूरत लगी ये बात, किसी ने इस्लामाबाद की बात की कि ये रोड थी, ये इतनी खूबसूरत थी और इसके किनारे पे दरख्त थे, तो आपने वो सब कुछ काट दिया और बनाया क्या, एक अंडरपास। कितना टाइम बचता है, 2 मिनट 3 मिनट।
वो 2-3 मिनट बचा के आपने क्या कर लिया है, उससे क्या फ़र्क पड़ गया है और उससे कितना फ़र्क पड़ गया है। सो हमें देखना है कि हमने कंक्रीट जंगल बनाना है या अपनी ज़िंदगियों को सेहतमंद और अच्छे उसूलों के ऊपर लेके चलना है। बिल्कुल जी, ये बात ठीक है और हमें कोशिश करनी है और हम उम्मीद करते हैं कि साइकिल जो है वो चला सकेंगे लोग सड़कों के ऊपर और उसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। कम से कम इस बात से निकल आए कि यार लोग शर्मिंदा होते हैं साइकिल चलाते हुए। नहीं, अब तो साइकिल चलाना वो स्टाइल है। अच्छा, हाँ, आप साइकिल नहीं ले सकते ना, महंगी है बहुत। तो जिसके पास अब अच्छा न्यू साइकिल है, स्पोर्ट्स साइकिल और 50-60 हज़ार रुपए की साइकिल और 10-15-20 हज़ार रुपए का उसका गियर है, तो वो जब उसमें पैसे जोड़ना शुरू कर दें, उसमें जब वो निकलता है तो फिर उसका स्टाइल ही अलग होता है। पैसे जोड़ना शुरू करते हैं साइकिल के लिए ताकि न्यू कूल में हम जो है ना आ सके। और अभी हम क्रिकेट की बात करने लगे हैं फरा, और कमाल कर दिया कल फवाद आलम ने, फ़हीम अशरफ ने, अजहर अली ने भी बेहतर इनिंग्स खेली है, कमाल कर दिया। और इस वक्त भी पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है और 378 पे 9 खिलाड़ी आउट हैं और 158 रन जो है उसकी लीड ले लिया। यासिर शाह ने कुछ छक्का मारा है। वाह वाह वाह, क्या बात। सो हम सबको गलत साबित कर दिया है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फरमाइए सर, स्टेडियम में क्या माहौल है, कितने एक्साइटेड हैं आप और अपने कौन कौन सी बातें आप भी वापस लेंगे? हम तो अपनी सारी वापस लेंगे। हमारी तो सारी वापस हो गई। देखिए फरा, अगर माहौल की बात की जाए तो तमाशाइयों के बगैर आपको पता है कि बिल्कुल बेचैन सी चीज होती है, उसमें वो अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन जिस तरह की बैटिंग यासिर शाह और नुमान अली कर रहे हैं, बिल्कुल साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो बैकफुट पर चली गई है। और जो हमें गलत साबित किया क्योंकि पहले दिन 14 विकेटें गिरी थी नेशनल स्टेडियम कराची में, और उसकी 65 साल तारीख में ये दूसरा मौका था जब पहले दिन 14 विकेटें गिरी। 2006 में भारत और पाकिस्तान के मैच में जब इरफान पठान ने हैट्रिक की थी तो 14 विकेटें गिरी थी। तो हम ये समझ रहे थे कि नेशनल स्टेडियम कराची की पिच में वेरिएबल बाउंस है और ये पिच जो है ये मुश्किल पैदा करेगी। लेकिन कल दूसरे दिन हमने देखा सिर्फ 4 विकेटें गिरी। कल बैट्समैनों ने डोमिनेट किया और आज तीसरे दिन भी पहले सेशन में तकरीबन बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इस पिच ने तमाम माहिरीन, नाकदीन, तजियाकारों के अंदाजों को गलत साबित किया है। अब साउथ अफ्रीकन टीम अंडर प्रेशर है, बैकफुट पर है क्योंकि 158 रन की लीड बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान अब तक जो 38 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने 100 या उससे ज्यादा रन की लीड ली है, उनमें से पाकिस्तान 28 टेस्ट जीतने में कामयाब हुआ है। तो ये एक उम्मीद की, जिसे कहते हैं, शमा रोशन हुई है कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, पिच की बात कर लेते हैं। आपको कुछ अगले 2 दिनों की बात कर ली जाए, कुछ तब्दील होती नजर आ रही है पिच, या फिर आज अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आती है और साउथ अफ्रीका को कोई फायदा होगा आज इस पिच पे बैटिंग करने के लिए? क्या पिच बिल्कुल सीधी हो गई है? और चौथे दिन कहते हैं विकेट जो है ना वो ज्यादा जरा मुश्किल हो जाती है, तो उसके बारे में बताइएगा। दूसरी बात, आप भी कह रहे थे बहुत सारे लोगों की तरह 4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो अब तो 4 दिन में खत्म नहीं होता ना। मुश्किल लग रहा है, लेकिन फरा अभी भी प्रोबेबिलिटी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 158 से ज्यादा की लीड ले ली है। तो अगर साउथ अफ्रीकन टीम की आज विकेटें गिर जाती हैं तो कल ये मैच चौथे दिन खत्म हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि चौथे दिन नहीं खत्म होगा। अच्छा। लेकिन ये हकीकत है कि नेशनल स्टेडियम की पिच बिल्कुल डिफरेंट नजर आई है, जो पहले दिन थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और साउथ अफ्रीकन इनिंग्स में पाकिस्तानी लेग स्पिनर यासिर शाह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि यासिर शाह ने जो 230 विकेटें हासिल की है उनमें से ज्यादातर विकेटें उन्होंने एशियाई पिचेस पर हासिल की, तो उनको एडवांटेज होगा और वो सबसे डेंजरस बॉलर साबित हो सकते हैं। जबकि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है, सिवाय शाहीन आफरीदी के फ़हीम अशरफ और हसन अली उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एडवांटेज होगा यासिर शाह की सूरत में। और आप तवक्को रखें, मैं आज कह रहा हूँ शायद रिकॉर्ड हो रहा हो कि ये मैच कल चौथे दिन ही खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, अगर हम जिक्र ना करें फवाद आलम का तो ये फवाद आलम के साथ और क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि हम ग्रिल करते हैं जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा होता। फवाद आलम की परफॉर्मेंस क्या मोहम्मद आमिर के लिए भी जवाब है? बिल्कुल, फवाद आलम की परफॉर्मेंस, वो जो मोहम्मद अली का एक मशहूर डायलॉग था ना कि जज साहब मेरी जवानी मुझे लौटा दो, तो फवाद आलम के जो 11 साल 8 महीने जाया हुए वो कौन लौटाएगा? कितने चीफ सेलेक्टर आए, कितने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए, चीफ एग्जीक्यूटिव आए, किसी ने फवाद आलम 2 रन के अंबार लगाते रहे। और हमजा, आपको क्रिकेट का शौक है तो मैं आपको बताता चलूं कि फवाद आलम इस वक्त क्रिकेट खेलने वाले दुनिया के वो तीसरे बैट्समैन हैं कि जिनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एवरेज जो है वो 56 रन की इनिंग से ज्यादा का है। और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के और हनुमान विहारी जो भारत के, उनका ज्यादा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फवाद आलम ने मजबूत आसाब के साथ जंग लड़ी है अपनी वापसी के लिए, और फिर वापस आए तो उन्होंने शानदार अंदाज से पहले न्यूजीलैंड में सेंचुरी की, कल यहाँ सेंचुरी की। तो हैट्स ऑफ टू फवाद आलम के, वो जिस तरीके से 12,000 से ज्यादा फर्स्ट क्लास रन बना चुके हैं, अब
13,000 उनके होने वाले, तो वाकई में वो डिजर्व करते हैं तारीफ, जितनी भी की जाए कम है। तो फ़हीम अशरफ के हवाले से बताएं, क्या हमें एक अच्छा ऑलराउंडर मिल गया है फ़हीम अशरफ की शक्ल में? हमने न्यूजीलैंड में भी देखा कि उन्होंने बैटिंग अच्छी की थी, यहाँ पर भी अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। देखिए हमजा, हमें बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है। बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं फ़हीम अशरफ, लेकिन उनकी बॉलिंग में वो बात नजर नहीं आ रही जो अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद की बॉलिंग में नजर आया करती थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी उन्हें बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। हमें बैटिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए, हमें बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो मुखालिफ टीम की विकेटें गिरा सके। और फ़हीम अशरफ अब तक न्यूजीलैंड में भी और यहाँ पहली इनिंग्स में भी इतने कामयाब नहीं रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान के बाद साउथ अफ्रीका करता है बैट, उनके बैट्समैन भी इतना इफेक्टिव रहेंगे और हमारे बॉलर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस आप कैसे प्रीएम्प्ट कर रहे हैं पिच के एटीट्यूड को देखते हुए, और क्या आपको वेरिएबल बाउंस जो है ये बढ़ता दिखाई दे रहा है और ये सपोर्ट करेगा पाकिस्तान टीम को? जैसे आप कह रहे हैं कि चौथे दिन हो सकता है टेस्ट खत्म हो ही जाए। देखिए फरा, उनकी बैटिंग जो है बड़े सीजन कैंपेनर्स पर मुश्तमिल है। फाफ डू प्लेसी उनके साबिक कप्तान है, डीन एल्गर है, एड्रियन मार्करम है, कप्तान जो है उनके क्विंटन डिकॉक है, कैम्बा बॉब्मा है। तो उनकी बैटिंग इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर कोई टीम फर्स्ट इनिंग्स में लीड ले ले, इतनी लीड उसके ऊपर हो जाए, तो उसके बैट्समैन ऑटोमेटिकली अंडर प्रेशर हो जाते हैं। और फिर यासिर शाह का एक उन पर जहन में बैक ऑफ द माइंड होगा कि यासिर शाह की गेंदें जो है वो किसी भी तरह की एशियाई पिचेस पर गेंदों को टर्न कराने में कामयाब होते हैं। तो ये प्रेशर होगा उनकी टीम पर, और वो इस दबाव से जब कोई भी टीम 150 रन की लीड के साथ मैदान में उतरेगी तो यकीनन उनके बैट्समैनों पर प्रेशर होगा और वो मुश्किल में 2-4 हो सकते हैं। और अभी पाकिस्तान जो है वो ऑल आउट हो गया है, लगता है रिप्ले मांगा है, लेकिन 378 रन यानी कि अभी भी 158 रन की लीड है। और नोमान अली ने जो है वो टीवी अंपायर को रेफर किया LBW के लिए। अलीम डार ने उन्हें महाराज की गेंद पर कॉट LBW आउट दिया है। अच्छा ठीक है, चलें देखते हैं कि अभी रिव्यू का क्या बनता है। मिर्जा इकबाल भाई साहब, मैनेजमेंट के 2 डिसीजंस के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा था मैं। एक तो डिसीजन ये था कि जब नाइट वॉचमैन भेजा गया तो हसन अली को क्यों नहीं भेजा गया और शाहीन शाह अफरीदी को क्यों भेज दिया गया था? क्या उस वक्त हसन अली को नहीं भेजा जा सकता था जो सेंचुरी करके आए थे? और दूसरा डिसीजन नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूनुस खान बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, लोगों को देखने में जिस तरह वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बाकी टीम मैनेजमेंट उस तरह अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रही खिलाड़ियों को? देखिए हमजा, वो जो कहते हैं ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, मुझे भी लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम के साथ जो इतने कोचेज लग गए थे, 3 तो ये ऑलरेडी हैं, यूनुस खान, वकार यूनुस, मिसबाउल हक, और इसके अलावा 2 कोचेज और भेज दिए थे लाहौर से और आउट हो गए LBW नोमान अली। तो इसका मतलब है 158 रन की लीड ली है पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में, और जनूबी अफ्रीकन टीम के लिए मुश्किल होगी। तो 2 कोचेज ऑलरेडी वहां से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर से आए, जिसमें मोहम्मद यूसुफ तो बैटिंग कोच है। बैटिंग में तो ऑलरेडी यूनुस खान मौजूद थे, मिसबाउल हक भी मौजूद है, तो उनको भी भेजा गया। सकलैन मुश्ताक आए। तो मैं कहता हूँ बहुत सारे कोचेस की मौजूदगी भी खिलाड़ियों पर दबाव का सबब बनती है। यूनुस खान हमेशा से खुश रहते हैं, जब गुस्से में आते हैं तो फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे नहीं खिलाए तो क्या मैं अपने आप को गोली मार लूं। तो वो उनकी खुशी और गुस्से का इम्तिजाज है यूनुस खान। अच्छा, अभी क्या सूरत हाल है मिर्जा साहब? ग्राउंड से प्लीज हमें अपडेट कर दीजिएगा कि कौन आउट हो गए हैं प्लेयर, और पाकिस्तान की इनिंग्स जो है उसका इख्तिताम कितनी लीड के साथ हो रहा है? 158 रन की बर्तरी तरह पाकिस्तान ने हासिल की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग करेगी। 378 रन बनाकर जो है पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में आउट हो गई। यासिर शाह ने निस सेंचुरी बनाई। आप अंदाजा लगाएं कि यासिर शाह जो आखिर में बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने भी जारहाना अंदाज इख्तियार किया और साउथ अफ्रीका को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया पाकिस्तानी टेल एंडर्स ने। तो 158 रन की लीड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को। 3 विकेटें थी रबादा की। यासिर शाह ने आज जो है बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने जो है वो 38 रन नॉट आउट बनाए, जबकि नोमान अली ने 24 रन स्कोर किए। तो अच्छी बैटिंग पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करें। नेशनल स्टेडियम कराची में आप मौजूद हैं, सूरत हाल से आपने आगाह किया और पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। 158 रन की लीड है और इसका मतलब वैसे यही होता है कि जो इतनी लीड ले ले वो जीत जाता है। हाँ, अल्लाह करे। वी आर हैप्पी नेशन आज। और ये जो मुझे लग रहा है कि फवाद आलम और यासिर शाह, ये दोनों अब जो बॉलिंग शुरू हुआ ना पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, अगर यासिर जो है वो उतना ही इफेक्टिवली परफॉर्म कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर हम बड़े सेफ ही कह सकते हैं कि हम जो है, और हमें दोनों में से चूज करना पड़ेगा हु वी लव मोर फॉर दिस टेस्ट। मैं तो फवाद आलम के साथ चाहे कोई अब 10 विकेटें भी ले ले। खैर, अच्छा?
हाँ, मैं फवाद आलम के साथ हूँ। जितने बेहतरीन तरीके से ये खेले हैं, आप लोग भी फवाद आलम का साथ दें, मेरा साथ दें इस अच्छा, चीज़ ये के ऊपर। कैंपेन कब कर रहे हैं? देखिए, लेट्स, हमें हो सकता है कोई और भी अच्छा आज प्लेयर जो है वो मिल जाए। चलें, अब वक्त खत्म हो गया, हम दोनों को इजाज़त दें, कल मैच की आपसे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।